स्वागत है आपके अपने चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स एंड प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, हम आप सभी के समक्ष जल्द ही ये मान के चलिए कि 10 सितंबर से हम NCERT बेस्ड जर्नल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जो 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं और उनका भविष्य में लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के छात्र जिनका लक्ष्य मुख्यतः अखिल भारतीय लोक सेवा में जाना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और टॉप रैंकिंग प्रथम वरीयता क्रम वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का लोग मान के चलते हैं कि यदि हमारा चयन अखिल भारतीय लोक सेवा में हुआ तो हम जो है, हमारे जो प्रथम वरीयता है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा होगी या भारतीय विदेश सेवा होगी। आप उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड्स हैं। तो मैं उन सभी छात्रों और प्रतियोगी छात्रों और ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अपनी ग्रेजुएशन निष्णात स्नातक की उपाधि ले चुके हैं, उनके लिए 10 सितंबर से NCERT आधारित बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस बैच की खास बात यह है कि मुख्य बिंदु यह है कि इस NCERT आधारित बैच में सभी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, प्री रिकॉर्डेड होंगे, और उसको आप जब चाहें तब अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि यदि आप अध्ययन इंस्टीट्यूट्स के NCERT आधारित बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो मैं कुछ आप सभी के समक्ष बताना चाहता हूं कि हम अपने इस NCERT बैच को प्रारंभ किस बिंदु से करेंगे। तो हमारे पास किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज़ द बुक फॉर द क्लास 11th। ये कक्षा 11 की किताब है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का है। तो इस किताब को मुख्यतः कवर करेंगे, इसके हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और इसके हर एक बिंदु से संबंधित नोट्स उपलब्ध कराएंगे और इससे संबंधित क्विज़ेस भी होंगी। इस बुक्स को पढ़ाएंगे, इससे संबंधित क्विज़ होगा जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जा कर के और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और आप अपने रैंक्स को देख सकते हैं, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, सब आपको डेटा मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें जो हमारा
पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। मतलब इस चैप्टर में हम आपको इस यूनिट में 1947 से लेकर के 1990 तक पूरा कवर बताएंगे, पूरा कवरेज करेंगे, पूरा बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई और उनका क्या क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उनके क्या इम्पैक्ट हुए हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो अगर हम देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के साथ साथ 1947 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी और हमारी अर्थव्यवस्था के की रीढ़ क्या थी, बैकबोन क्या थी, और उस समय एक्चुअल में हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास क्या था, इसको करेंगे। वो तो उस समय की बात की जाए तो लो लेवल इनकम थी, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा था, भारत की जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कन्फाइंड था, ना के बराबर था, समझ लीजिए था ही नहीं। फॉरेन ट्रेड बिल्कुल बहुत लो था, डेमोग्राफिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। डेमोग्राफिक कंडीशंस में आपका जैसे कई सारे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट्स हो गया, एमएमआर हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट्स हो गए कि अर्बन डेवलपमेंट उस समय क्या था और अर्बन पॉपुलेशन क्या थी, रूरल पॉपुलेशन क्या थी। तो उन सब कंडीशंस पर, उन सब पॉइंट्स पर, जेंडर इक्वलिटी, सारे पॉइंट्स को हम लोग करंट सिनारियो के साथ कवर करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी 1950 से 1990 के बीच में, ठीक। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो 5 ईयर प्लान बनाया, उसमें उसने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया, उसने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, हर पंचवर्षीय योजनाओं का अलग अलग टारगेट था, समझ रहे हैं। तो उस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, और उसी समय जो है आपका कुछ समय बाद एमएसपी लागू हुआ, एमएसपी बनाया गया। तो आपका जो है ये यूनिट 1 है, इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी और प्री इंडिपेंडेंस कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये कवर होगा। फिर यूनिट 2 जो है आपका है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए और इस आर्थिक सुधार की जो नींव रखी वो 1991 में जो है नरसिम्हा राव सरकार की उपलब्धियां हैं। और नरसिम्हा राव की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री हुए और उन्होंने कई सारे इकोनॉमिक, कई सारे आर्थिक सुधार किए। उन सुधारों में जैसे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, व्यक्तिकरण, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। तो कहने का मतलब हुआ 1991 में भारत ने जो है वह जो है उदारवाद, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। यूनिट 3 जो है ये आपका है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। आज के समय भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसकी क्या क्या इशूज़ हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ, जनरली हमारी सत्ता जब ट्रांसफ़र की गई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि गरीबी, पावर्टी एक बहुत बड़ा इशू है। और आज भी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। इंडिया एट 75। आज भी जो है गरीबी हमारे यहाँ है। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आज भी उस रूप से खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर है और बिहार की 52% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यह अभी हाल का ही विश्लेषण है। तो पावर्टी एक हमारा कोर इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। और
आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद तक कई सारी कमेटियों का निर्माण हुआ, कमेटियां गठित की गईं, उनके पैरामीटर्स बनाए गए, उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ गरीबी है। और गरीबी होने के क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं, गरीबी क्यों है? तो गरीबी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा बहुत पहले का वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, और उस चैनल जो वीडियो है वह वीडियो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के तृतीय प्रश्न पत्र का एक बहुत ही कोर पार्ट है। तो आप वहाँ पर जा कर के गरीबी की व्याख्या, गरीबी का विश्लेषण सब बड़े आसानी से देख सकते हैं। और मैं यह कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे उन तीनों वीडियोस को सही से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि गरीबी की बेसिक समस्याएं क्या हैं, और गरीबी होती क्यों है, और गरीबी का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो पावर्टी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे कॉजेज ऑफ पावर्टी है, पावर्टी की डेफिनेशन क्या है, इंडियन सिनारियो में क्या है, इंटरनेशनल सिनारियो में क्या है, उस तरीके से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एज ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ दिस मिनिस्ट्री बिकम एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब ये जो है शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मुझे ले लीजिए, मैं अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया गवर्नमेंट सर्विस पा जाऊं और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊं, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुधार हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और अगर हमारे साथ ही कोई दूसरा पढ़ रहा हो जो आर्थिक तंगी से झेलते हुए, जूझते हुए, उसने सही शिक्षा ग्रहण नहीं की और आज भी वो अपने उसी हालात में है, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है? एक इंजीनियर और एक लेबरर में इतना अंतर होता है कि एक लेबरर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कार्य करता है और वह अपनी एक बहुत ही सीमित सर्विस जो है का चार्ज लेकर के जाता है, जबकि एक इंजीनियर आता है और वह जो है अपने आप बिल्डिंग का, अपने जो भी कंस्ट्रक्शन का, उसका इंस्पेक्शन करता है और एक अच्छी खासी फीस लेके चला जाता है। ये डिफरेंस है दोनों लोगों में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगी, इस पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये है आपका रूरल डेवलपमेंट। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, आज भी अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे अगर हम बात करें, आज भी गाँव में शुद्ध जल, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी सेक्टर में शुरुआत कर रही है जल जीवन मिशन। जल ही जीवन है, जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं। अगर शुद्ध जल है तो जीवन है, अगर जल दूषित हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, तो वो जीवन कितना अच्छा होगा आपको समझ सकते हैं। तो जल ही जीवन है, उसके तहत हर घर जल, हर घर नल का जल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें 2024 तक हर घर जल हो, सबके पास होना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो अभी इस पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो आप ग्रामीण विकास में हर घर जल की बात कर लीजिए, ग्रामीण विकास के लिए सड़कों की बात कर लीजिए। 1900 अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की और उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज जो है आप देख पा रहे हैं कि हर गांव में लगभग जो है मेटल रोड है। और यह जो है 1999-2000 के आसपास बनाई गई योजना है, और इस समय आप देख रहे हैं 20-22 सालों में ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल रहा है। तो हमें गाँव को कनेक्ट करने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। और आज का समय बदल चुका है, आज के समय में जो है डिजिटल क्रांति है, डिजिटल एरा है। तो डिजिटल एरा में मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल 4G 5G लॉन्च होने की बात हो रही, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 4G हो या 3G हो, ठीक है, मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क बहुत ही ख़राब रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है कई क्षेत्रों में। तो अभी भी हमें ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल क्रांति पे, डिजिटलाइजेशन पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो
मिला जुला करके हमें ग्रामीण विकास पे और फोकस करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कीम्स बनाई जाएं, पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। एम्प्लॉयमेंट और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बहुत ज़रूरी है। और आज की दृष्टि में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पॉलिसीज़ कैसी बनाई जाएँ, इन सबको हम एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज़ अ वेरी कोर पार्ट फॉर द डेवलपमेंट। रोड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल अदर पैरामीटर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो उसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एनर्जी रिलेटेड आज देख लीजिए बिजली की क्या स्थिति है और आज से 40 साल पहले बिजली की क्या स्थिति थी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे सुधार हो रहा है, नो डाउट, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कैसे करना है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ये है कि हम हमारे पास आज जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का जो यूज़ है हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में भी करें। ऐसा नहीं कि आज हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, हमारे फ्यूचर में हमारे पास में बचा ही नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जो है जारी किया गया है और उसमें टोटल 18 गोल्स हैं। उन अलग अलग गोल्स को 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। अब हर कंट्री अपने प्रयास में लगा हुआ है कि हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव करें। तो इसका भी रेफरेंस किया जाएगा जो करंट सिनारियो में है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। हमारे आसपास के कंट्रीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, रसिया, इन सब का डेवलपमेंट और हमारा रेफरेंस डेवलपमेंट कैसा क्या है उसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये 11th की बुक है और इसमें आपके टोटल मिला करके देखे जाएं तो 10 चैप्टर्स हैं और पूरा 4 यूनिट में डिवाइड है। तो हम आने वाले 10 सितंबर से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डेड होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे रिलेटेड वीडियो, PDF, कंटेंट, टेस्ट सब आप हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं और हमारे इस चैनल के थ्रू उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और ज्ञान अर्जन करते रहें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव तैयारियों में इंडल्ज हैं। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आपके सजेशंस अपरिहार्य हैं। अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एंड फाइनली वंस अगेन आई वांट टू से प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।